हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में, यानी पॉलिटिक्स जो सिस्टम है हमारे एमपी का, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि हमारे यहाँ किस तरह के सिस्टम है पॉलिटी के बेस पर। आपको मालूम है कि राज्य व्यवस्था जो रहता है मैं वो किसी भी शासन व्यवस्था का अंग रहता है। यानी अगर आप राज्य व्यवस्था किसी राज्य की सही रहेगी तो शासन व्यवस्था अपने आप मजबूत रहती है। मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है वो विधायिका पर बेस है। यानी यहाँ पे विधायिका कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका उसकी निगरानी करती है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में किस टाइप की विधायिका, मध्य प्रदेश में जो शासन के अंग हैं किस टाइप से रहती है। तो हम बात करने चाहेंगे आपको, यानी मध्य प्रदेश में जो शासन का अंग रहता है, ठीक है, शासन के अंग की हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या इसका सिनेरियो ये रहता है, किस हिसाब से मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो कानून निर्माण करने वाली संस्था है इसको कहा जाता है विधायिका। ठीक है, कानून का जो निर्माण करती है उसे हम कहते हैं विधायिका, यानी विधानसभा जो रहती है विधायिका रहती है। और इसके बाद एक और अंग आता है जो विधायिका जब कानून बनाती है उसके बाद जो लागू करने की बारी आती है तो वो आती है कार्यपालिका की। ठीक है, यानी जो कार्यपालिका रहती है, जो मंत्री परिषद रहती है, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल रहती है जिसकी, उसका काम ये रहता है कि जब विधायक कोई कानून बनाए तो उसको लागू करना। ठीक है, तीसरा जो अंग आता है शासन का उसको कहा जाता है न्यायपालिका, यानी जुडिशरी। ठीक है, तो ये किसी भी राज्य में या केंद्र में, केंद्र की बात की जाती है तो वहाँ पे विधायिका की जगह लोकसभा आ जाती है, लेकिन रहता तो रूप यही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शासन का ये अंग माना जाता है इसको। किसी भी शासन व्यवस्था के तीन अंग होते हैं, यानी विधायिका रहती है, कार्यपालिका रहती है, न्यायपालिका रहती है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये तीनों व्यवस्था इसी तरीके से चल रही है। कहीं कहीं किसी राज्य में होता है कि विधायिका के भी दो अंग होते हैं, विधान परिषद होती है, एक विधानसभा रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर विधान परिषद का ऐसा अभी सिस्टम नहीं है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन सिस्टम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात की जाए कार्यपालिका के अंदर, तो कार्यपालिका के भी तो एक और आगे चल के दो रूपों में इसको बांटा जाता है। यानी अगर आप इसको देखें तो कार्यपालिका के भी दो रूप हो जाते हैं। यानी पहला रूप होता है इसका राजनीतिक कार्यपालिका, जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल, राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका रहती है एक, और दूसरी रहती है प्रशासनिक कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका के भी एक ही अंग है। मैं आपको इसके बारे में एक एक करके बताऊंगा कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है और प्रशासनिक कार्यपालिका क्या होती है। आप हमारे साथ देखते रहें उसको। एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, अगर अब बात की जाए प्रशासनिक कार्यपालिका में, प्रशासनिक कार्यपालिका में वो चीज़ आती है, यानी कलेक्ट्रेट हो गए, डीसी हो गए, और जो भी प्रशासन के अंग होते हैं जो सरकार के अंडर में नीचे काम करते हैं, जिनका नौकरशाह कहा जाता है, वो सारे के सारे इसी में आते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका में। प्रशासनिक कार्यपालिका जो होती है वो एक स्थायी कार्यपालिका होती है, यानी इसका रूप कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, ये स्थायी रहती है, यानी ये परमानेंटली चलती रहती है। एक तरह एक बार कोई अधिकारी सिस्टम में आ जाता है, अगर वो डीसी बन जाता है या फिर तहसीलदार बन जाता है, नायब तहसीलदार बन जाता है या कलेक्टर बन जाता है, तो वो इस प्रशासनिक कार्यपालिका का अंग होता है। वो परमानेंटली जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होगा वो इस कार्यपालिका के अंदर रहेगा और अपना काम सुचारू रूप से करता रहेगा। दूसरी जो, जैसे मैं आपको बता रहा था पहले, मैंने आपको इसके बारे में इसलिए बताया कि आप इजीली उसको समझ सके, क्योंकि आप भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जो आएगा वो प्रशासनिक कार्यपालिका के अंदर ही आता है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका जो रहती है वो अस्थायी कार्यपालिका होती है, इसको कहा जाता है अस्थायी, यानी टेम्परेरी रहती है। ठीक है, ये होती है अस्थाई। अस्थाई बोला जाए तो टेम्परेरी रहती है, यानी सरकार आज किसी की है, किसी मान लीजिए फला पार्टी की
आज सरकार है तो कल उसकी सरकार नहीं रहेगी, अगर उसकी दूसरी किसी की सरकार आ जाती है। इस तरह से ये जो है मतलब रोटेट होता रहता है इसके अंदर, कभी कोई सी सरकार आ रही है, कभी कोई सी सरकार आ रही है। उस हिसाब से इसको राजनीतिक कार्यपालिका को जो कहा जाता है वो अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, और ये प्रशासनिक कार्यपालिका जो होती है अस्थायी रहती है, यानी कोई सी भी सरकार रहेगी उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी सुचारू रूप से चलती रहेगी। ठीक है, तो ये शासन व्यवस्था के अंग रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपकी बात की जाए अगर ये राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में, यानी इसका प्रधान कौन होता है, कौन इसको एग्जीक्यूटिव करता है, कौन इसको चलाता है, कौन इसकी निगरानी करता है, अगर हम उसकी बात की जाए तो राजनीतिक कार्यपालिका में 2 लोग आते हैं। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका जो रहती है इसके अंदर 2 लोग आते हैं जो इसको इसका संचालन करते हैं और इसकी निगरानी करते हैं। ठीक है, उसमें एक आता है जो नाम मात्र का रहता है, यानी राजनीतिक कार्यपालिका में नाम मात्र का एक वो उसका संचालन करता रहता है, और दूसरा रहता है वास्तविक, यानी जो परमानेंट रहता है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक कौन रहता है, यानी राजनीतिक कार्यपालिका को चला, यानी वास्तविक में जो आ जाता है वो आप उसको कह सकते हैं मुख्यमंत्री कह सकते हैं, यानी जो चीफ मिनिस्टर रहता है, सीएम रहता है, वास्तविक रहता है, यानी जो इसका जो अगर देखा जाए तो यही इसका कार्यपालिका का प्रधान रहता है, मुख्यमंत्री। राज्य की बात की जाए तो मुख्यमंत्री रहता है, लेकिन अगर सेंट्रल की बात की जाए, केंद्र की बात की जाएगी तो वहाँ पे इसके सीएम की जगह प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। तो नाम मात्र में यहाँ पे राज्यों के अंदर जो स्टेट रहती है उसके अंदर रहता है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर यानी राज्यपाल जो रहते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान रहते हैं, वास्तविक जो प्रधान रहता है वो चीफ मिनिस्टर रहता है। ठीक है, तो ये आपको बताया था, और ये मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कार्यपालिका में के भी 2 अंग हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन इसका अंग, किस टाइप के इसके अंग रहते हैं, कौन इसको सुचारू रूप से संचालन करता है। ठीक है, तो दूसरा जो मैं आपको बता रहा था प्रशासनिक कार्यपालिका, वो स्थायी कार्यपालिका रहती है, मुख्य सचिव जो रहते हैं राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी रहते हैं वो इसके सबसे बड़े प्रधान अधिकारी होते हैं, सबसे ऊपर वो रहते हैं, उनके नीचे दूसरे अधिकारी आते हैं। जिलों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी प्रशासनिक कार्यपालिका में आता है, जिसको हम लोग जो जिलाधिकारी जिसे कहा जाता है, यानी कि कलेक्टर जो होते हैं वो प्रशासनिक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं जिलों में। और स्टेट की पूरी बात की जाए तो वहाँ पे मुख्य सचिव उसके प्रमुख रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कार्यपालिका के बारे में आपने समझा। अब हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जिसे कार्यपालिका जिससे एग्जीक्यूटिव होती है, यानी जहाँ से चलती है उसे विधायिका कहा जाता है, कानून का निर्माण करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर उसकी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का एक ही अंग है, यानी मध्य प्रदेश में सदन का एक अंग है जिसे कहा जाता है विधानसभा। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, विधानसभा मध्य प्रदेश में, विधानसभा की अगर आप बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश में जो सीटें आती हैं वो आती है 230। ठीक है, 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, खैर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, सन 2000 में मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश की जो 300 प्लस सीटें थी, यानी अगर आप बात की जाएगी उस टाइम में तो 320 सीटें हुआ करती थी। अभी फिलहाल जो है वो 230 सीटें हैं। ठीक है, बाकी जो सीटें जो की थी वो छत्तीसगढ़ में चली गई थी, जो अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ये आपको बता देता हूँ मैं, 230 सीटें आती हैं ये। इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज की बनाई गई, यानी 230 सीटों में अगर आप बात की जाएगी इसके अंदर से दो भाग आते हैं इसके 230 में। इसमें तो आपको एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, एससी के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। ठीक है, एसटी की अगर हम बात करें, जो शेड्यूल ट्राइब रहता है उसकी अगर आप बात की जाएगी तो एसटी में जो सीटें आती हैं वो आती हैं 47। ठीक है, और एससी जो रहता है, एससी की जो कैटेगरी आती है, एससी के अंदर आप बात करेंगे तो इसमें आती है लगभग 35 सीटें, यानी 35 सीटें इसके अंदर, 47 सीटें एसपी में और 35 सीटें आपकी आती हैं एससी के अंदर। ठीक है, तो ये सीटों का जो है विभाजन किया गया है। अगर मध्य प्रदेश में लोकसभा की बात की जाए, यानी लोकसभा जो सेंट्रल लेवल का रहता है, लोकसभा के सदस्य भी मध्य प्रदेश से चुने जाते हैं, तो उसकी अगर आप बात की जाए तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपको इसको लोकसभा के बारे में। लोकसभा की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें आती है टोटल 29। ठीक है, यानी 29 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसमें से भी अगर आप बात की जाएगी तो यानी एससी को कितनी आरक्षित है, रिजर्व कितनी है, एसटी को कितनी सीटें रिजर्व में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एसटी और इधर मैं लिख देता हूँ एससी। ठीक है, एसटी और एससी इनको सीटों का आरक्षण दिया गया। ओबीसी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मतलब ओबीसी को लिए भी कोई सीटें आरक्षित की गई, ओबीसी का ऐसा नहीं है, सिर्फ एससी और एसटी इन दोनों को सीटें आरक्षित की गई हैं। तो अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी को कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए रिजर्व की गई, यानी यहाँ पर एससी का कैंडिडेट जो रहेगा
एसटी सॉरी, एसटी का जो कैंडिडेट रहेगा वही इस सीटों पे चुनाव लड़ सकता है। और एससी की बात की जाए, यानी अब दूसरी जो सीटें रहती हैं अनुसूचित जाति जिसे कहा जाता है, उसमें जो आरक्षित सीटें करी गई हैं वो करी गई हैं 4। ये लोकसभा में करी गई हैं, ठीक है। विधानसभा में एससी की 35 सीटें आरक्षित है, एसटी की जो सीटें आरक्षित है 47 है, लेकिन लोकसभा में एसटी को 6 सीटें दी गई हैं 29 में से, और एससी को जो सीटें दी गई हैं वो दी गई हैं 4 सीटें, ठीक है। इसी तरह राज्यसभा के अंदर भी जो राज्यसभा जो सदन का उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा के समान, लोकसभा जैसी रहती है, लोकसभा है, लोकसभा निचला सदन रहता है, राज्यसभा जो रहता है उच्च सदन रहता है। तो राज्यसभा की अगर आप बात की जाए तो राज्यसभा में मध्य प्रदेश से जो सीटें आती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसका, ठीक है। राज्यसभा से मध्य प्रदेश में टोटल सीटें आती हैं 11, 11 सीटें, ठीक है। ये राज्यसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश से, जो राज्यसभा में जो तरह से चुने जाते हैं, जो विधायिका के द्वारा चुने जाते हैं, उनमें जो सीटें आती हैं वो 11 सीटें आती हैं। ये राज्यसभा में विधानसभा और लोकसभा की तरह एससी और एसटी के लिए किसी भी तरह के कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है। राज्यसभा में जो है सब निर्वाचन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के शासन के अंग के बारे में आज आपको बताया। मध्य प्रदेश के अंदर जो विधानसभा है उसकी क्या सीटें उसके बारे में आपको बताया। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, एससी के कितने जाते हैं, एससी से कितने जाते हैं, उसके बारे में आपको बताया, और राज्यसभा के सीटों के बारे में आपको बताया। तो ये पॉलिटिकल आज क्लास हमारी स्टार्ट हुई है। इसमें आपको उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पॉलिटिकल लेक्चर पसंद आते हैं तो इस लेक्चर को लाइक करें, और इसको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। इसके आगे की जो जानकारी आपको कल के लेक्चर में दी जाएगी। धन्यवाद।